स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ की पाठशाला बाय विजेंद्र सर। मेरा नाम विजेंद्र है। आज हम प्रश्नावली 1.3 में आने वाले टॉपिक पर विचार करेंगे और उस पर आधारित उदाहरण भी देखेंगे। इस प्रश्नावली का 1.3 का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है उपसमुच्चय, जिसे हम इंग्लिश में सबसेट भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये आपका उपसमुच्चय रहेगा, तो इसको आप ध्यान से समझना है इसे। अगला टॉपिक रहेगा विषम उपसमुच्चय, अगला टॉपिक है उचित उपसमुच्चय और अगला है अधिसमुच्चय। नेक्स्ट आएगा अंतराल, जिसे इंग्लिश में हम इंटरवल भी कहते हैं। इस अंतराल के 4 भाग रहेंगे, जिसका पहला नाम रहेगा खुला अंतराल, जिसको दूसरे नाम विवृत अंतराल से भी पुकारा जाता है या बोला जाता है। अगला रहेगा बंद अंतराल, जिसको आप संवृत अंतराल भी कह सकते हैं। तीसरा रहेगा बाईं ओर से विवृत और दाईं ओर से संवृत अंतराल, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है अर्ध विवृत अंतराल। अगला रहेगा बाईं ओर से संवृत अंतराल और दाईं ओर से विवृत अंतराल, इसे शॉर्ट में बोलेंगे अर्ध संवृत अंतराल। फिर अगला टॉपिक रहेगा अपना सार्वत्रिक समुच्चय, जो कि बहुत बार आएगा सवालों में। और लास्ट रहेगा घात समुच्चय। तो सभी टॉपिकों पर अब हम एक एक करके विचार करते हैं और उन पर आधारित उदाहरण देखते हैं। तो पहला है हमारा दोस्तों उपसमुच्चय, जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसे हम सबसेट कहते हैं। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। मैं इसे आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलिए जैसे कि हमारा एक समुच्चय ए है, जिसमें अवयव आ रहे हैं 1, 2 और 3। एक दूसरा समुच्चय है बी, जिसमें अवयव उपस्थित हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो आप देखिए समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव 1, 2 और 3, वो तीनों के तीनों अवयव समुच्चय बी में आ रहे हैं। तो इसलिए समुच्चय ए जो है वो समुच्चय बी का उपसमुच्चय है, और हम इसे निरूपित करते हैं ए उपसमुच्चय है बी का। ये जो चिन्ह होता है ये होता है उपसमुच्चय का। तो देखिए इसके दोबारा से परिभाषा देखिएगा आप कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो उसे समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं, और इसे संकेत ए उपसमुच्चय है बी से निरूपित करते हैं। उदाहरण देखिएगा, यदि समुच्चय ए में अवयव आ रहे हैं ए, बी और सी, तथा समुच्चय बी में अवयव आ रहे हैं ए, बी, सी, डी, ई, तो आप देखिए सबसे पहले समुच्चय ए के जो तीनों अवयव हैं वो समुच्चय बी में विद्यमान है। ए समुच्चय बी का अवयव भी है, बी समुच्चय बी का अवयव है, सी भी समुच्चय बी का अवयव है, तो ए उपसमुच्चय है बी का। दूसरा उदाहरण देखिएगा कि यदि समुच्चय ए के अवयव 1, 2, 3, तो आप देखिए बताइए कि समुच्चय बी में क्या ये तीनों अवयव आ रहे हैं 1, 2, 3? एक तो आ रहा है बी समुच्चय में, 2 भी आ रहा है बी समुच्चय में, लेकिन 3 समुच्चय बी का अवयव नहीं है। तब ऐसी स्थिति में ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं होगा, जिसे हम संकेत से इस तरह से निरूपित करेंगे। ये हमारा संकेत रहता है जब ए जो है बी का उपसमुच्चय नहीं होता। टिप्पणी में याद रखने वाली बात यहाँ पर 2 है, ये आपको हमेशा याद रखनी है कि रिक्त समुच्चय जो होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अर्थात फाई जो है वो उपसमुच्चय होगा ए का। ए की जगह कोई सा भी समुच्चय ले सकते हैं, बी, सी, डी, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो फाई होता है वो हर एक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। दूसरा, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है। हर कोई समुच्चय खुद का ही उपसमुच्चय होता है। जैसे कि समुच्चय ए में अवयव हैं ए, बी। दूसरा दोबारा से यही अगर मैं समुच्चय लिख दूं ए, बी, तो आप देख सकते हैं समुच्चय ए का हर एक अवयव इसी अपने वाले समुच्चय में आ रहा है। इस वजह से ए उपसमुच्चय होता है ए का, अर्थात प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। तो चाहे ए की बात कर लो या बी की बात कर लो या फिर आप सी समुच्चय की बात कर लो कि सी जो है उपसमुच्चय है किसका, सी का। अगला टॉपिक आता है अपना विषम उपसमुच्चय। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में विद्यमान हो
तो समुच्च ए समुच्च बी का विषम उपसमुच्च कहलाता है। उदाहरण देखते हैं हम इसके। समुच्च ए में अवयव है 5, 6 और 7। बी समुच्च में 5, 6 और 7। तो आप देखिएगा ए समुच्च में जो भी अवयव हैं वही बी समुच्च में अवयव है, और जो बी समुच्च के अवयव हैं वही ए में आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब ए विषम उपसमुच्च है किसका? बी का। तो आप उपसमुच्च को संकेत से हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं, ए विषम उपसमुच्च है बी का। अगर आपको मेरी पुरानी वाली वीडियो देखी हो तो आपको वहाँ पर ये भी दिखाई देगा कि समान समुच्च हमने पढ़ा था। वहाँ समान समुच्च में था कि अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में आ रहा हो तो हम उसको ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। तो ये समान समुच्च होते हैं, और ये समान समुच्च भी है और साथ के साथ विषम उपसमुच्च भी हैं। तो ये विषम उपसमुच्च को निरूपित करने का ये लिखने का तरीका होता है। तो दोबारा से अब इसका हम एक उदाहरण ही देख लेते हैं सीधे। उदाहरण देखिएगा कि यदि ए समुच्च में अवयव आ रहे हैं 5, 6 और 7 तथा बी समुच्च में अवयव आ रहे हैं 5, 6, 7, तो देखिए ए का जो हर एक अवयव है वो बी में आ रहा है, और बी के जो तीनों अवयव हैं वही ए समुच्च में आ रहे हैं। तो ए जो है वे बी का उपसमुच्च है, ये वाला चिन्ह उपसमुच्च का होता है। अगला आता है उचित उपसमुच्च। माना कि ए और बी दो समुच्चय हैं। यदि ए जो है बी का उपसमुच्चय है तथा ए जो है बी के बराबर नहीं है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय होना चाहिए, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में तो आ रहा हो लेकिन दोनों समान समुच्चय नहीं होने चाहिए, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में और बी का प्रत्येक अवयव ए में नहीं आ रहा हो। तो ए जो है वो बी का उचित, ये ऊपर लिख रखा है मैंने, उचित उपसमुच्चय कहलाता है। जैसा कि आप उदाहरण देखिएगा इसमें, ए के अवयव हैं 1, 2, 3, बी समुच्चय के अवयव हैं 1, 2, 3 और 4। तो देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में तो आ रहा है 1, 2, 3, लेकिन जो बी का प्रत्येक अवयव है जैसे कि 4 जो है, क्या वो समुच्चय ए में आ रहा है? नहीं आ रहा। तब जो है ए जो है बी का उचित उपसमुच्चय है, चूँकि ए बी का उपसमुच्चय है तथा ए दोनों और बी बराबर नहीं है। तब ऐसी स्थिति में ए जो है वो बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। तो ये हमारी उचित उपसमुच्चय की परिभाषा खत्म हुई। अगली परिभाषा है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय क्या होता है? अधिसमुच्चय है कि माना कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। यदि ए उपसमुच्चय है बी का तथा ए जो है बी के बराबर नहीं है तो बी जो है ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। इससे पहले तो हमने ये देखा था कि अगर आपसे पूछ ले कि ए बी का क्या है तो आप बोल सकते हो कि ए जो है वो बी का उपसमुच्चय है। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछ ले कि बी जो है, अगर ए जो है बी का उपसमुच्चय है, तब आपसे पूछ ले कि आप बताओ बी जो है वो ए का क्या है, तो आप बता सकते हैं सो जो बी है वो इस ए का अधिसमुच्चय है। उल्टा पूछा जा रहा है। यदि आपको लिख कर देगा कि यदि ए बी का उपसमुच्चय है, तब बताइए बी जो है वो ए का क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि जो बी है वो ए का अधिसमुच्चय है, जिसे हम निरूपित कर सकते हैं अधिसमुच्चय को, बी अधिसमुच्चय है किसका? ए का। ये इसका संकेत है। तो इसे संकेत बी अधिसमुच्चय ए से व्यक्त करते हैं। अगला टॉपिक आता है, बहुत बढ़िया टॉपिक है और बहुत सिंपल सा भी है, अंतराल। दो वास्तविक संख्याओं के मध्य सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अंतराल कहते हैं। जैसे कि आप देखिएगा आगे जो अंतराल के बारे में है कि अंतराल के मुख्य प्रकार। अंतराल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है खुला अंतराल, जिसको हम पढ़ सकते हैं विवर्त अंतराल से। खुला अंतराल में सिरे के जो बिंदु हैं ए और बी को छोड़कर उनके मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता है। इसे जो खुला अंतराल होता है बच्चों, उसको इस तरह से निरूपित किया जाता है। मैं तुम्हें एक उदाहरण देके समझाता हूँ।
खुला अंतराल का एक उदाहरण लेते हैं। सबसे पहली बात, खुले अंतराल को हम छोटे ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। ये खुले अंतराल का चिन्ह होता है। अब अगर इस खुले अंतराल में मैंने संख्याएं लिख दी 5,9, ये संख्या मैंने लिख दी, तो अब इस खुले अंतराल में केवल और केवल मध्य के मानों को लिया जाता है, यानी कि सिरे के मानों को छोड़ दिया जाता है। 5 और 9 को छोड़ देंगे, 6, 7 और 8, ये होता है खुला अंतराल। सिरे के मानों को छोड़ दो, केवल बीच के मानों को ले लो। बीच के बेटा और भी बहुत सारे मान आते हैं, जो हम पॉइंटों में मान है वो भी ले सकते हैं। ये तो केवल समझाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए पूर्णांक मान लिए हैं या प्राकृतिक संख्याएं ली हैं मैंने। आप बीच वाली संख्याएं जो कि दशमलव में आएंगी, पॉइंटों में आएंगी, वो भी आप ले सकते हैं, जैसे कि 5.1, 5.2, 5.3, इस प्रकार से 8.1, 8.2, 8.3 और भी पॉइंट वाली संख्याएं जो आएंगी वो इसमें भी शामिल होंगी। लेकिन वो सारी की सारी संख्याएं 5 और 9 के अंतराल में आनी चाहिए, ना तो 5 से छोटी होनी चाहिए और ना 9 से बड़ी होनी चाहिए। तो दोबारा देखिए, इसमें खुले अंतराल में सिरे के मान को छोड़ देते हैं। जैसा कि अभी हम देखा कि सिरे का मान हमने 5 और 9 को छोड़ दिया था, बीच वाले मान ले लिए थे। तो यहाँ सिरे के मान है ए और बी को छोड़कर उनके मध्य, उनके जो बीच में आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता है और हम उसे खुले अंतराल को इस छोटे ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। अब ये तो हो गया खुले अंतराल को निरूपित करने का तरीका। अगर कोई इसे, जैसे कि आपके प्रश्नावली में सवाल भी आएंगे कि खुले अंतराल को निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए बोलेगा, और फिर अगले क्वेश्चन में इसका उल्टा भी पूछेगा कि निर्माण रूप में दे रखा है तो अब निर्माण रूप से आपको उसको अंतराल में व्यक्त करने के लिए बोलेगा। तो देखिएगा, जैसे निर्माण रूप में, जैसे ये है 5,9, इसको निर्माण रूप में व्यक्त करिए। निर्माण रूप में व्यक्त करने का तरीका, सबसे पहले एक स्वेच्छ अचर राशि लेते हैं, उसके बाद एक कॉलन लगाते हैं, फिर एक ऐसा गुणधर्म लिखते हैं जो इस अंतराल को हमेशा क्या करे, संतुष्ट करे। तो x का मान हमें जो लेना है वो 5 से तो बड़ा लेना है और 9 से छोटा लेना है। और ये जो दोनों के दोनों संख्या 5 और 9 के बीच में आने वाली जो संख्या है वो हमेशा वास्तविक होनी चाहिए। तो x बिलोंग्स टू r, अर्थात x जो है एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको भी, जैसा कि आपने यहाँ देखा है, चाहे आप इसमें ये x लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखिएगा, से व्यक्त किया जाता है। यहाँ चाहे आप a, b लिख दीजिए, वैसे a, b ना लिखकर यहाँ बेस्ट जो रहेगा वो रहेगा x, कि x बिलोंग्स टू r। x जो है वो r का एक अवयव है, अर्थात x जो है एक वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक रेखा पर a, b को प्रदर्शन करते हैं। वास्तविक संख्या रेखा हमें सबको पता है, जैसे कि चलो मैं एक एग्जांपल जो हम लेके चल रहे थे 5,9 वाला, चलो इसको मैं समझाता हूँ कि वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे व्यक्त किया जाता है। वास्तविक संख्या रेखा, एक रेखा खींची, जैसा कि हमने बहुत पहले ही पढ़ चुका था कि वास्तविक संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो अंतराल में जो सिरे के मान दे रखे हैं 5 और 9, तो मैंने यहाँ पर कहीं 5 लिख दिया, आ रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पर 5, और अगले में यहाँ पर लिख दिया मैंने 9। अब 5 और 9 पे एक खाली वृत्त बनाइए, खाली वृत्त बनाना है, बस खाली बना के छोड़ देना है बस। ठीक है, खाली बनाकर छोड़ दिया। अब 5 और 9 के बीच में जो भी इस प्रकार से जो रेखा आ रही है, उस रेखा को दोबारा से ऐसे मिलाकर गहरी रेखा कर दो बस। तो इसे हम, इस खुले अंतराल को हम इस वास्तविक संख्या रेखा पर इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये ऐसा सवाल आएगा, आपसे कहेगा कि अंतरालों को वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। तो जैसा उदाहरण में देखिएगा, यदि 4,9 खुले अंतराल में लिखा है, तब 4 व 9 के बीच आने वाले अवयव होंगे 5, 6, 7 और 8 शामिल होंगे। अब हम इनको वास्तविक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। वास्तविक संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक जा रही है। अब सिरे के जो मान थे 4 और 9, तो 4 और 9 के ऊपर हमने एक खाली वृत्त बना दिया, और अब इन दोनों वृत्तों के बीच में जो ये लाइन थी इसको हमने गहरी काली कर दी है। ठीक है, तो अब 4,9 को निर्माण रूप में लिख देते हैं कि x कॉलन, x का जो मान है वो 4 से तो बड़ा होना चाहिए और 9 से छोटा, और यहाँ जो x है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू r। दूसरा उदाहरण देखते हैं कि यदि
खुले अंतराल -3, 5। तो अब इस खुले अंतराल में -3, 5 आ रहा है, तो इसके सिरे के मानों को छोड़ देना, वो मान आपको नहीं लेने हैं, -3 और 5 नहीं लेने हैं। -3 व 5 के जो बीच आने वाले अवयव हैं वो कौन कौन से अवयव हैं? -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 शामिल होंगे, यानी कि इस अंतराल के मध्य आने वाली संख्याओं को ही लिया जाता है। अब इस -3, 5 को निर्माण रूप में लिख देते हैं कि समुच्चय x कॉलन x का जो मान है वो -3 से तो बड़ा होना चाहिए और 5 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ जो x है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। अब इस अंतराल को हम वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। एक वास्तविक संख्या रेखा खींच दी जो कि -अनंत से +अनंत तक जाती है। फिर इस -अनंत से +अनंत वाली वास्तविक संख्या रेखा पर इस 3 को दर्शा दिया। यहाँ पर एक 3 है, -3 है, और अगला यहाँ पर हमने 5 को दर्शा दिया। अब -3 और 5 पर खाली वृत्त बना दिया हमने, ये हमने एक खाली वृत्त बना दिया। अब इन दोनों वृत्तों के बीच में एक गहरी काली रेखा खींच दो, यही इसका एक निरूपण होता है। इस अंतराल को वास्तविक संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। अगला टॉपिक आते हैं बंद अंतराल। अब बंद अंतराल में क्या होता है कि बंद अंतराल में सिरे के बिंदु a, b और उनके मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता है। बंद अंतराल को इस ब्रैकेट से, इस कोष्ठक से निरूपित किया जाता है। इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। जैसा कि इससे पहले हम जो एग्जांपल ले रहे थे 5 और 9 जो कि खुले अंतराल में थे, अगर हम इसको बंद अंतराल में लिख दें, बंद अंतराल में 5, 9, तो बंद अंतराल में होता क्या है, सिरे के मान तो लेंगे ही लेंगे, 5 भी लेंगे और 9 भी, और 5 और 9 के बीच में जो भी संख्या आ रही है वो भी लेंगे, 5, 6, 7, 8 और 9। तो ध्यान रखिएगा बंद अंतराल में सिरे के मानों को साथ साथ बीच वाले मान भी शामिल किए जाते हैं, और इस बंद अंतराल को हमेशा ये बड़े वाले बॉक्स से निरूपित करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट से निरूपित करते हैं। अब अगर हम इसको निर्माण रूप में व्यक्त करें तो मझले कोष्ठक में सबसे पहले स्विच अचर राशि x कॉलन x का जो मान है वो 5 से बड़ा, 5 के बराबर, 9 से छोटा और 9 के बराबर, क्योंकि यहाँ पर 5 और 9 दोनों अवयव आ रहे हैं, तो इसलिए x का जो मान है वो 5 के बराबर भी होना चाहिए और x का मान 9 के बराबर भी होना चाहिए। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो x है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा बेटा, दोबारा से बता रहा हूँ कि सवाल आपकी प्रश्नावली में 2 तरीके से आएंगे। पहला आएगा कि अंतरालों को निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, और दूसरा आएगा निर्माण को अंतराल में व्यक्त कीजिए। तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आगे 12वीं क्लास में भी अंतरालों के बारे में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए ध्यान से समझना इसको। तो जैसा कि इसका दोबारा से इसकी प्रश्नावली को इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। बंद अंतराल को, बंद अंतराल में सिरे के बिंदु a, b और उनके मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता है। इसे बड़े ब्रैकेट a, b से निरूपित करते हैं, और इस अंतराल को हम निर्माण रूप में भी लिखते देते हैं कि समुच्चय x कॉलन x का जो मान है वो a से बड़ा, a के बराबर, b से छोटा और b के बराबर है। और यहाँ जो a और b नहीं, यहाँ लिया जाएगा केवल x बिलोंग्स टू r से व्यक्त किया जाता है। अब इसका वास्तविक संख्या पर निरूपण कर देते हैं कि बड़े ब्रैकेट में a, b को वास्तविक संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर रहे हैं। वास्तविक संख्या रेखा -अनंत से +अनंत तक, फिर यहाँ पर मैंने a और b को दर्शा दिया। अब a और b पर हमें एक गोला बनाना होता है, लेकिन अब की बार इन दोनों ही गोलों अर्थात इन दोनों ही वृत्तों को हमें इस तरह से डार्क यानी कि गहरा कर देना होता है, और गहरा करने के बाद यहाँ पर गहरी काली रेखा भी खींच दी जाती है। जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में, पहले वाले उदाहरण में अगर मैं इसको निरूपित करूँ 5, 9 को वास्तविक संख्या रेखा पर, तो देखिएगा बच्चा, ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या रेखा -अनंत से +अनंत तक होती है। अब इस पूरी वास्तविक संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं 5 आ रहा होगा और कहीं ना कहीं 9 आ रहा होगा, तो 5 और 9 पे हमें गोला बना देना है, यानी कि वृत्त बना देना है। वृत्त बनाने के बाद अब इस वृत्त को भर देना है आपको,
गहरा काला कर देना है। गहरा काला करने के बाद अब इसको दोनों वृत्तों के बीच वाली लाइन को गहरी काली रेखा कर दो आप। तो इसे हम इस प्रकार से निरूपित करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा कि जब खुला अंतराल आता है तो वृत्तों को नहीं भरा जाता, खाली छोड़ दिया जाता है वृत्त के अंदर वाले भाग को। और जब बंद अंतराल वाला आता है तो उन वृत्तों को गहरा काला कर दिया जाता है, अर्थात भर दिया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब आता है अर्धविवृत अंतराल। अर्धविवृत, आधा विवृत अंतराल। देखिएगा, इस अंतराल में बाएं बिंदु ए को छोड़कर मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं और दाएं बिंदु बी को शामिल किया जाता है। इसे यहाँ खुला अंतराल ए कॉमा अंतराल बंद अंतराल बी। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अर्ध विवृत अंतराल, आधा विवृत अर्थात आधा खुला हुआ अंतराल। देखिए आधा खुला हुआ अंतराल कैसे होता है, ये पहले हमने लिख दिया ये खुला अंतराल और बाद में लिख दिया बंद, तो यहाँ से पढ़ा जाता है अर्ध विवृत अंतराल। अब जैसे कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैं हमेशा 5 और 9 लेके चल रहा था, इसी में ही अब 5 और 9 लिख देता हूँ। 5 और 9 अर्ध विवृत अंतराल का हम एक बार उदाहरण देख लेते हैं। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ इस 5 पर कौन सा वाला अंतराल लगा हुआ है, खुला अंतराल। तो इसका मतलब इस अंतराल में 5 को शामिल नहीं किया जाएगा। 5 के बीच वाली संख्याएं 6, 7 और 8। और 9 पर किस प्रकार का अंतराल है, बंद अंतराल। तो बंद अंतराल में श्रेय का मान शामिल किया जाता है, 9 आ गया। ठीक है, अब हम इसको निर्माण रूप में कैसे निरूपित करेंगे वो देखिए आप। x कॉलन x का जो मान है वो 5 से तो बड़ा है। ध्यान रखिएगा 5 क्या हमने लिया है, नहीं लिया ना, तो इस वजह से यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। और x का जो मान है वो 9 से छोटा लेना है। अब देखिएगा 9 पर हमारे पास बंद अंतराल था, तो बंद अंतराल होने की वजह से 9 के पास यहाँ पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा, यानी कि x 9 से छोटा भी लेना है और उसके बराबर भी। और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो x है वो एक वास्तविक संख्या है। तो हम इस प्रकार से निर्माण रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस अर्ध विवृत अंतराल को। अब इसको वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। वो देखिए कैसे निरूपित करते हैं। एक वास्तविक संख्या रेखा ली माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। तो पहले हमने दर्शा दिया 5, कहीं होगा इस पूरी वास्तविक संख्या रेखा पर, कहीं ना कहीं 5 होगा और कहीं ना कहीं 9 होगा। भाई 5 पर भी व्रत बनाना है और 9 पर भी व्रत बनाना है। अब 5 पर तो यहाँ पर खुला अंतराल था, तो खुले अंतराल वाले पे ध्यान रखो बेटा, उस व्रत को केवल खाली छोड़ दिया जाता है। 9 पर बंद अंतराल है, तो बंद अंतराल वाले पर हमेशा व्रत को भर दिया जाता है। तो हम इस गोले को भर देते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद इन दोनों व्रतों के बीच की जो लाइन होती है उसको गहरी काली कर देते हैं। बस आपको 2-3 बार इस प्रकार से पेंसिल या पेन का यूज़ करके कर देना है गहरी काली रेखा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया वास्तविक संख्या रेखा पर। तो दोबारा से देख लीजिए, अर्ध विवृत अंतराल, इस अंतराल में बाएं बिंदु ए को छोड़कर मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्या, ध्यान रखिएगा बाएं बिंदु पर जो है उसको छोड़ दिया गया है और जो दाएं बिंदु पर बी था उसको शामिल किया जाता है। तो है छोटे ब्रैकेट में ए कॉमा बी बड़े ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हमने निर्माण रूप में व्यक्त कर दिया। x कॉलन x का जो मान है वो a से बड़ा है, b से छोटा और b के बराबर, और साथ के साथ x जो है वो एक वास्तविक संख्या है। इसका वास्तविक संख्या रेखा पर a कॉमा b पर प्रदर्शन कैसे है, वही वास्तविक संख्या रेखा बनाइए माइनस अनंत से प्लस अनंत। a और b पर व्रत बना दीजिए। a वाले व्रत को खाली छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर खुला अंतराल था। बी वाले व्रत को भर दीजिए, गहरा काला कर दीजिए क्योंकि बी पर यहाँ पर बंद अंतराल था, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 4 पर छोटा ब्रैकेट लगा हुआ है, 9 पर बड़ा ब्रैकेट, यानी कि खुला अंतराल 4 पर है और बंद अंतराल 9 पर है। तो इसका मतलब 4 तो शामिल होगा नहीं, केवल कौन सा अवयव शामिल होगा, 9। 9 के साथ साथ और इसके बीच वाले अवयव भी शामिल होंगे। तब 5,
6, 7, 8, 9 अवयव शामिल होंगे। इसको हमने वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित करा है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। 4 और 9 को वास्तविक संख्या रेखा पर कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर दिया। फिर 4 पर भी एक खाली वृत्त बना दिया, 9 पर भी खाली एक वृत्त बना दिया। 4 वाले वृत्त को खाली छोड़ दिया गया क्योंकि 4 जो था वहाँ पर खुला अंतराल लगा हुआ था, तो इस वाले वृत्त को खाली छोड़ देंगे। 9 वाले पर वृत्त को भर देंगे क्योंकि 9 पर बंद अंतराल का चिन्ह लगा हुआ था। मिलाने के बाद अब इन दोनों वृत्तों के बीच काली लाइन को गहरी काली रेखा कर देंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, यदि खुले अंतराल -3 और कॉमा बंद अंतराल पर 5 लिखा हुआ है, तो यानी अब खुले अंतराल पर जो -3 है उस अवयव को तो शामिल नहीं करेंगे, इसके बीच वाले अवयव शामिल करेंगे। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। 5 पर बंद अंतराल था तो 5 भी शामिल करेंगे, तो अवयव शामिल होंगे। अब हम इसको वास्तविक संख्या रेखा पर व्यक्त कर देते हैं। एक वास्तविक संख्या रेखा बना ली, फिर हमने यहाँ पर -3 और 5 को दर्शा दिया। -3 पर एक वृत्त बना दिया और 5 पर भी एक वृत्त बना दिया। -3 वाले वृत्त को खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर खुला अंतराल का चिन्ह लगा हुआ था। 5 वाले वृत्त को हमने भर दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बंद अंतराल का चिन्ह लगा था। अब -3 और 5 वाली बीच वाली लाइन को गहरी काली रेखा कर देंगे। ठीक है। अब अगला इसको निर्माण रूप में व्यक्त करते हैं। -3, 5 को x कॉलन x का जो मान है वो -3 से बड़ा लेना है, 5 से छोटा और उसके बराबर। और यहाँ जो x है वो एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू R। अगला आता है, अगर आपको अर्धविवृत अंतराल समझ में आ गया तो अगला भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अर्धसंवृत अंतराल। इस अंतराल में बाएं बिंदु A व मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता है और दाएं बिंदु B को छोड़ा जाता है। जैसे कि अगर आप देखिएगा, अगला इसका एग्जाम्पल लेते हैं, 5, 9। 5 पर तो बंद अंतराल, 9 पर खुला अंतराल। तो जहाँ पर बंद अंतराल आता है तो उसके सिरे का मान तो शामिल होगा, और जहाँ खुला अंतराल आता है वो सिरे का मान शामिल नहीं किया जाता। लेकिन मध्य के मान तो हमेशा, हर चारों में से कोई सा भी वृत्त आ जाए, कोई सा भी अंतराल आ जाए, उन सब में बीच वाले मान तो हमेशा शामिल किए जाते हैं। तो 5 और 9 के बीच में 6, 7 और 8 ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो सब में ही आते हैं बीच वाले मान। तो अब 5 पर बंद अंतराल का चिन्ह था तो 5 आ जाएगा, 5 शामिल किया जाएगा। 9 पर खुले अंतराल का चिन्ह था तो इसलिए 9 शामिल नहीं किया जाएगा। अब इसको निर्माण रूप में व्यक्त कर देते हैं, x कॉलन x का जो मान है सबसे पहले वो 5 से बड़ा और 9 से छोटा। 5 पर अगर आप देखिए बंद अंतराल का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब 5 शामिल था। 9 पर खुला अंतराल था तो 9 पर यहाँ पर बराबर का चिन्ह नहीं लिया जाएगा। और यहाँ जो x है वो एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। ठीक है। अब इसको हम निरूपित करते हैं वास्तविक संख्या रेखा पर। वास्तविक संख्या रेखा -अनंत से +अनंत तक होती है। अब 5 और 9 कहीं ना कहीं दर्शा दो इस वास्तविक संख्या रेखा पर, जहाँ आपकी इच्छा करे 5 और 9, लेकिन बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना, क्योंकि आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या रेखा -अनंत से स्टार्ट हो रही है और +अनंत तक जा रही है। तो 5 पर खाली वृत्त बनाया, 9 पर भी हमने सबसे पहले खाली वृत्त बनाया। बनाने के बाद इसके बाद देखते हैं कि कौन सा वृत्त हमें भरना है। तो 5 वाले पर बंद अंतराल का चिन्ह लगा हुआ है तो इसका मतलब बंद अंतराल वाले को, गोले को, यानी कि वृत्त को भरा जाता है। तो इस 5 वाले वृत्त को हमने भर दिया। 9 वाले पर यहाँ खुला अंतराल का चिन्ह था इसलिए 9 वाला वृत्त खाली रहेगा, उसे हम नहीं भरेंगे। इसके बाद हर एक चीज़ में, चारों अंतरालों में एक चीज़ कॉमन थी, जो भी सिरे के मान होते थे उनके बीच की जो लाइन होती थी, रेखा होती थी, उसे हमेशा गहरी काली किया जाता था। तो ये हम इसको गहरी काली कर देंगे। ठीक है। तो हम इसे इस प्रकार से निरूपित कर सकते हैं। तो देखिएगा, इस अंतराल में बाएं बिंदु A व मध्य आने वाली समस्त वास्तविक संख्याओं को शामिल किया जाता है और दाएं बिंदु B को छोड़ा जाता है। इसे इस प्रकार से निरूपित करते हैं, A पर तो बड़ा अंतराल, B पर छोटा वाला, यानी B पर खुला हुआ अंतराल। A पर तो बंद अंतराल और B पर खुला अंतराल। x कॉलन x जो है यहाँ पर A से बड़ा है और A के बराबर B से छोटा है। और यहाँ A और B नहीं, A और B तो वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन यहाँ पर लेंगे हम x।
x बिलोंग्स टू r से व्यक्त किया जाता है। अब इसे वास्तविक संख्या रेखा पर इस प्रकार से निरूपित करेंगे। वास्तविक संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक a और b को निरूपित करने के बाद a पर वृत्त बना दिया, b पर वृत्त बना दिया। अब a वाले वृत्त को भर देना है क्योंकि a पर बंद अंतराल का चिन्ह लगा हुआ था, तो इसे भर देंगे और b वाले वृत्त को खाली छोड़ देंगे क्योंकि b वाले वृत्त पर खुला अंतराल का चिन्ह था। अब इनको करने के बाद a और b के बीच वाली लाइन को हमेशा गहरी काली किया जाता है। ये हो गया इसका प्रदर्शन। उदाहरण देखिएगा, पहला उदाहरण है, यदि 4 बंद अंतराल पे लिखा हुआ है 9 खुले अंतराल पे हो, तब यानी कि बाएं सिरे पर तो बंद अंतराल है, दाएं सिरे पर खुला अंतराल है, तब 4 और 9 के बीच वाली संख्या तो आएंगी 5, 6, 7 और 8। अब क्योंकि 4 पर बंद अंतराल था तो 4 भी शामिल किया जा रहा है, शामिल होंगे। अब इसको हम वास्तविक संख्या रेखा पर निरूपित कर देते हैं। वास्तविक संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। फिर हमने यहाँ पर 4 और 9 को बना दिया और उसके बाद 4 पर भी एक वृत्त बना दिया, 9 पर भी वृत्त बना दिया। अब कौन सा वृत्त भरना है, क्योंकि 4 पर बंद अंतराल का चिन्ह था, ठीक है, तो इसलिए 4 वाले को, वृत्त वाले को हम भर देंगे। 9 वाले पर खुला अंतराल का चिन्ह था तो इसलिए 9 वाला खुला रहेगा। बाकी इन दोनों के बीच के वृत्तों की जो लाइन है, वृत्तों के बीच की जो लाइन है उसे हम गहरी काली कर देंगे। नेक्स्ट आता है -3, 5। तो -3 पर तो बंद अंतराल का चिन्ह है, 5 पर खुला अंतराल है, तो इसका मतलब बीच के मान तो लेने और साथ के साथ -3 भी शामिल किया जाएगा। तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अवयव शामिल हैं। अब इसको वास्तविक संख्या रेखा पर दर्शा दिया। माइनस अनंत से प्लस अनंत तक वास्तविक संख्या रेखा है। -3 पर एक वृत्त बना दिया, 5 पर वृत्त बना दिया। -3 वाले वृत्त को इसलिए गहरा काला अर्थात भरा गया है क्योंकि -3 पर बंद अंतराल का चिन्ह था। 5 वाले वृत्त को खाली इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि 5 पर खुला अंतराल का चिन्ह था। और भरने के बाद इनके बीच की लाइन को गहरी काली कर दो, इस तरीके से, ठीक है। अब इसको निर्माण रूप में व्यक्त कर देते हैं। बंद अंतराल -3 और 5 खुले अंतराल 5 बराबर, निर्माण रूप में हम इसको लिखने जा रहे हैं समुच्चय में x कॉलन x का जो मान है वो -3 से बड़ा बराबर 5 से छोटा। और यहाँ -3 और 5 तो हैं ही वास्तविक संख्या, इसको नहीं दर्शाते, हमेशा जो आपकी ये स्विच चर राशि ली गई है उसे दर्शाया जाता है कि x जो है वो एक वास्तविक संख्या है, x बिलोंग्स टू r। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सार्वत्रिक, यानी कि समष्टि बोला जाता है। सार्वत्रिक का दूसरा नाम समष्टि है। सार्वत्रिक समुच्चय देखिएगा ध्यान से, ये बहुत बार आपको देखने के लिए मिलेगा। सार्वत्रिक समुच्चय उन सभी समुच्चयों का समुच्चय होता है जो उप समुच्चय हैं। इसे इस वाले चिन्ह से एक बड़ा सा U बना देना। ये बड़ा U इसलिए बनाया गया है क्योंकि सार्वत्रिक का इंग्लिश में नाम होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का पहला अक्षर U होता है, इसलिए इसको U से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आएगा। यदि A समुच्चय में अवयव हैं 1, 2, 3 और B समुच्चय में अवयव हैं 4, 5 और 6, तब सार्वत्रिक समुच्चय U बराबर, अब आप देखिएगा हमें हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय एक ऐसा बनाना होता है जिसके अंदर दिए गए सभी समुच्चय के अवयव आ रहे हों। तो आप देखिएगा A जो है, A के अंदर अवयव क्या थे 1, 2, 3, वो आप देखें सार्वत्रिक समुच्चय के अंदर आ रहे हैं 1, 2, 3। B समुच्चय में जो अवयव थे 4, 5, 6, वो भी आप देख सकते हैं 4 और 5, 6 U के अंदर आ रहे हैं 4, 5, 6। देखो समुच्चय और समुच्चय B के अवयव तो आने ही चाहिए, ये तो सारे अवयव आने ही चाहिए, उनके आने के साथ साथ अगर और भी अवयव आ रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हैं A का प्रत्येक अवयव 1, 2, 3 सार्वत्रिक समुच्चय U में आ रहा है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो A है वो उप समुच्चय है किसका, U का। उसी प्रकार से समुच्चय B के जो सभी अवयव हैं वो सार्वत्रिक समुच्चय U में आ रहे हैं। 4 आ रहा है U में, 5 अवयव जो है वो भी U में उपस्थित है, B का अवयव 6 वो भी समुच्चय U में उपस्थित है, तो इसका मतलब B जो है वो भी सार्वत्रिक समुच्चय का उप समुच्चय है, ठीक है। अगला देखिएगा इसी प्रकार से, यदि A बराबर, जिसके अंदर 3 अवयव बता रखे हैं A, B, C, और यहाँ B समुच्चय में अवयव हैं 4 A, E, F, G, तब अब इस सार्वत्रिक समुच्चय बनाया गया है U। अब इस सार्वत्रिक समुच्चय U में समुच्चय A के अवयव तो आने ही चाहिए और समुच्चय B के भी अवयव आने चाहिए,
और भी अगर एक्स्ट्रा अवयव आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो देखिए समुच्चय ए के अवयव ए बी सी आ रहे हैं, देखो यू के अंदर ए बी और सी। बी समुच्चय का अंदर अवयव ए था वो भी यू में आ रहा है, ई वो भी इस समुच्चय यू में आ रहा है, एफ भी आ रहा है और जी भी आ रहा है। तब ऐसी स्थिति में ए जो है वो उप समुच्चय है यू का और बी जो है वो भी उप समुच्चय है यू का। ठीक है बेटा। तब तो ऐसे समुच्चय को हमेशा हम सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसमें सभी समुच्चयों के अवयव उपस्थित हों। अब आता है लास्ट हमारा इस प्रश्नावली का टॉपिक है घात समुच्चय। समुच्चय एक के संभावित उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। बेटा परिभाषा थोड़ी ज़रूरत पटी लग सकती है लेकिन है ये इम्पोर्टेंट, इस पर आधारित आपके सवाल भी आएंगे, इस टॉपिक पर आधारित प्रश्नावली में सवाल हैं। समुच्चय एक के संभावित उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। चलो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से इसकी परिभाषा समझाऊंगा मैं। जैसे कि ए समुच्चय है, इसके अंदर मैंने दो अवयव ले लिए ए और बी, तो सबसे पहले हम इसके उप समुच्चय बनाते हैं। ठीक है बेटा, उप समुच्चय बनाएंगे। तो उप समुच्चय बनाने के लिए सुनिए ध्यान से, फाई जो होता है वो आपको पता होगा, इससे पहले प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फिर दूसरा स्वयं जो होता है वो भी प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, ए कॉमा बी। अब बाकी के और भी उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं, जैसा कि समुच्चय ए देख सकते हैं आप, इस समुच्चय के अंदर जो अवयव ए आ रहा है वो इस ए में आ रहा है। अगला समुच्चय बी, इस समुच्चय के अंदर जो अवयव आ रहा है वो भी ए में उपस्थित है। तो इसका मतलब 1 2 3 4, ये चारों के चारों इस समुच्चय के उप समुच्चय है, यानी कि फाई भी उप समुच्चय है ए का, समुच्चय ए कॉमा बी भी उप समुच्चय है ए का, समुच्चय ए भी उप समुच्चय है ए का, समुच्चय बी भी उप समुच्चय है ए का। ठीक है, तो ये चारों उप समुच्चय हैं किसके, ए के। अब अगर इन चारों समुच्चयों का एक समुच्चय बना दिया जाए, अब किसी का समुच्चय हम जब बनाते हैं वो आपको ध्यान होगा, मेरी फर्स्ट वाली जो वीडियो थी जिसमें हमने समुच्चय के बारे में पढ़ा था कि समुच्चय क्या होता है। जैसे कि अगर 5 और 6 का उप समुच्चय बनाना है तो बस आपको करना कुछ नहीं होता है, 5 और 6 को अलग अलग करने के लिए कॉमा लगा दो और इसको मझले कोष्ठक में बंद कर दो, तो ये बन जाता है समुच्चय। उसी प्रकार से अगर मुझे इसका समुच्चय बनाना है तो मुझे बस कुछ नहीं करना, फाई ए कॉमा बी समुच्चय बी को हमें मझले कोष्ठक में बंद करके बीच में बस कॉमा लगा देना है। ये बीच में हमने कॉमा लगा दिया, तो ये बन गया घात समुच्चय। अब हमने किसका घात समुच्चय बनाया है, ए का, तो हम इसको निरूपित करेंगे पी ऑफ ए से। अब पी से क्यों निरूपित करते हैं, क्योंकि ये घात को इंग्लिश में बोलते हैं पावर, पावर का पहला अक्षर होता है पी, तो पावर ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसका घात समुच्चय हो गया। घात समुच्चय में आप देखिए कि कितने अवयव आ रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4 अवयव आ रहे हैं। किसी भी समुच्चय का अगर मुझे घात समुच्चय में पता करने हो कि उसमें कितने अवयव आते हैं तो उसका सूत्र होता है 2 की घात n। n यहाँ पर क्या होता है, n होता है समुच्चय में अवयव आने वाले अवयवों की संख्या। तो इस समुच्चय में कितने अवयव हैं, 2 अवयव हैं, तो 2 की घात 2 बराबर आ गया 4। तो आप देख सकते हैं इस घात समुच्चय ए के घात समुच्चय में कितने अवयव हैं, 4 आ रहे थे, 1 2 3 और 4। अगर ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि समुच्चय में 3 अवयव दे दिए हैं, बी सी और डी, तो इसके घात समुच्चय में बताइए अवयव कितने आएंगे। तो इसमें घात समुच्चय में अवयवों की संख्या पता करने का फॉर्मूला होता है 2 की घात n। n जो होता है वो समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है, तो n का मान यहाँ पर 1 2 3 रख देंगे और 2 की घात 3 का मान 8। तो इसके अंदर यानी कि घात समुच्चय में जो अवयव आएंगे, घात समुच्चय के अंदर जो अवयव आएंगे वो आएंगे 8 आएंगे अवयव, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पर आधारित क्वेश्चंस बहुत हैं अपने पास, तो देखिएगा। जैसे दोबारा से पढ़ लेते हैं, समुच्चय ए के संभावित उप समुच्चयों के समुच्चय को, ध्यान रखना सबसे पहले आप समुच्चय ए के उप समुच्चय बनाइए,
उपसमुच बनाने के बाद उसको समुच्च में बंद कर दीजिए, यानी कि मझले कोष्ठक में बंद कर दो, तो उसे कहते हैं हम घात समुच्च कहते हैं। इसे संकेत पावर ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। घात समुच्च में अवयवों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की घात n। n के बारे में बता चुका हूँ। n जो होता है वो समुच्च A में अवयवों की संख्या को निरूपित करता है। तो उदाहरण देखिएगा, यदि समुच्च A में 2 अवयव आ रहे हैं 2, 3, तो इसके उपसमुच्च क्या होंगे? फाई प्रत्येक समुच्च का उपसमुच्च होता है। स्वयं पूरा का पूरा उतार दो, जैसा यहाँ लिखा हुआ उससे पूरा का पूरा उतार दो, समुच्च 2, 3। ठीक है, स्वयं भी हर एक समुच्च का उपसमुच्च होता है। फिर अगला 2 को मझले कोष्ठक में बंद कर दो, ये भी उपसमुच्च बन गया ए का। अगला अवयव ले लो आप 3, 3 को मझले कोष्ठक में बंद कर दो, ये भी उपसमुच्च बन गया ए का। अब इन चारों अवयवों को अगर मुझे घात समुच्च में बदलना है, फाई समुच्च 2, 3, समुच्च 2, समुच्च 3 को आप बस केवल मझले कोष्ठक में बंद करके और बीच में कॉमा लगा दो, तो ये इसका क्या बन जाता है? घात समुच्च। ठीक है, तो इस तरह से हमारी प्रश्नावली 1.3 के सभी टॉपिक क्लियर हो गए। इस पर अगली वीडियो पर इस प्रश्नावली पर इस टॉपिकों पर आधारित जो जो क्वेश्चंस आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे।